Hello friends, let's start with the MCQ सेशन ऑफ UPPCS का। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं UPPCS की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि उसका एग्ज़ाम आ रहा है। तो मोस्ट ऑफ द जो भी बुक्स हैं वो बुक्स हिंदी में अवेलेबल हैं। UPPCS की अगर बात करें, इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है, और इंग्लिश में कोई सेशंस भी अवेलेबल नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बात करें। तो हम UPPCS के लिए इंग्लिश में ये सेशन लाए हैं। इंग्लिश में जो MCQs हैं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कराएंगे। एंड जो भी क्योंकि UPPCS सिर्फ हमारे यूपी के बच्चे ही बस नहीं देते, बिकॉज़ हमारे यहाँ बहुत सारे UPSC के भी प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं, जो अदर स्टेट के भी प्रिपरेशन करने वाले जो बच्चे हैं वो भी एग्ज़ाम देते हैं। तो UPPCS प्री के लिए हम MCQ सेशन लाएंगे। हर दिन हम 15 क्वेश्चन करेंगे। उनका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगी, और उन एक्सप्लेनेशन के थ्रू आप उनको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आई होप आपको समझ आए। जो भी ना समझ में आए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए। मुझे भी थोड़ा सा आप लोगों से नॉलेज मिलेगा अगर आप बताएंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। एंड आई मेक श्योर दैट कि अब लेक्चर्स कंटिन्यूसली आएंगे। डेली हम 15 क्वेश्चंस करेंगे, एंड डेली हम 15 क्वेश्चंस का आंसर डिस्कस करेंगे, और हम उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट पेपर का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रैक्टिस सेट फर्स्ट की स्टार्ट करते हैं। तो इन 1707 द क्वेश्चन नंबर 1 इज़, तो आप क्वेश्चंस अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चंस की लैंग्वेज देखिएगा, क्वेश्चन कहाँ से हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शंस कैसे नेगलेक्ट कर सकते हैं हम वो भी बताएंगे। तो हम बाकी सब चीज़ें देखेंगे। तो स्टेटमेंट ए जो है दैट इज़ असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट ए है, इन 1707 AD समटाइम्स बिफोर द डेथ ऑफ औरंगज़ेब रिलीज्ड साहू। रीज़न क्या है? जुल्फ़िकर खान एडवांस दिस ओपिनियन दैट with the return of Sahu in state, the Maratha will be divided, due to which they will be not able to plunder the imperial areas. So what is question? Question ये बोल रहा है कि औरंगज़ेब के डेथ के पहले ही औरंगज़ेब ने साहू को रिलीज़ कर दिया था क्या? ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि जुल्फ़िकर खान जो थे, दे वर द एडवाइज़र, दे वर द एट दैट टाइम ऑफ ज़मींदार, दे वर द एडवाइज़र ऑफ दैट टाइम। तो उन्होंने ओपिनियन दिया था कि आप साहू को रिलीज़ करिए, क्योंकि जब भी आप साहू को रिलीज़ करेंगे तो क्या होगा, मराठा जो है वो जनरली डिवाइड हो रहा है, जिसके कारण इम्पीरियल एरियाज़ जो हैं, मराठास के जो इम्पीरियल एरियाज़ हैं उनको प्लंडर करना ईजी प्लंडर नहीं कर पाएंगे। ओके, सो दिस इज़ द क्वेश्चन। तो आंसर की अगर हम बात करें, तो इसमें जो आंसर है, पहले मैं एक्सप्लेनेशन दूँ या आंसर दूँ, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बट मैं इस तरह पढ़ाऊँगी, अभी मैं इस तरह पढ़ा रही हूँ कि आपको मैं हर चीज़ बताना चाहती हूँ। तो 1707 AD आपको पता है कि औरंगज़ेब की डेथ हो गई थी। समटाइम्स बिफोर द डेथ ऑफ औरंगज़ेब, नो, औरंगज़ेब की डेथ जो है, औरंगज़ेब के डेथ के बाद जो है साहू को रिलीज़ किया गया था। और साहू को रिलीज़ किसने किया था? बहादुर शाह 1 ने। ठीक है, बहादुर शाह 1 वॉज द सन ऑफ औरंगज़ेब, जिन्होंने रिलीज़ किया था साहू को, क्योंकि औरंगज़ेब और साहू की नहीं पड़ती थी। बिकॉज साहू ने क्या किया था, साहू वांटेड कि उनको क्या था कि चौथ को कलेक्ट करना है। आई होप यू नो अबाउट चौथ। व्हाट इज़ चौथ? चौथ एंड सरदेश मुखी वर द 2 टैक्सेस लेवीड बाय मराठास किंगडम। मराठा अंपायर के थ्रू जो है चौथ और सरदेश मुखी लेवी किया जाता था, कि आपने आपको रेवेन्यू जनरेट कर पाएँ और अपना जो एरिया है उसको इन्फ्लुएंस बढ़ा पाएँ। ठीक है, तो चौथ जो था वो प्रोटेक्शन मनी का था, कि अगर मराठा की रेड आपको नहीं करवानी है अपने स्टेट पे, तो आप जो है 25% जो है लैंड रेवेन्यू आपसे कलेक्ट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मुगल ने डेक्कन की तरफ आए, डेक्कन की तरफ उन्होंने कुछ कस्बे जो थे डेक्कन की तरफ, कोई प्रॉपर्टीज़ जो थी उन्होंने ली, कोई स्टेट्स लिए। तो अब उन एरियाज़ पे अगर मराठा की रेड नहीं पड़नी है, नहीं करवानी है, तो 25% ऑफ लैंड रेवेन्यू आपको एज अ चौथ देना पड़ेगा मराठा किंगडम को। सरदेश मुखी क्या होता है? सरदेश मुखी एडिशनल 10% टैक्स जो होता है चौथ के ऊपर देना पड़ेगा, और ये जनरली मराठा किंग जो होते थे उनकी सुप्रीमेसी को मेंटेन करने के लिए होता था। ठीक है, तो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस विच वर लेवीड बाय द मराठास टू जनरेट रेवेन्यू। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है
है इन 1707 AD, समटाइम्स बिफोर द डेथ ऑफ औरंगजेब, नो, समटाइम्स आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। ओनली द क्वेश्चन इज रॉन्ग बिकॉज ऑफ बिफोर। बिफोर इन सब जब ओनली वर्ड्स आता है, ऑलवेज आता है, बिफोर आता है, आफ्टर आता है, दीज आर द वर्ड्स यू हैव टू लाइक फोकस ऑन दैट वर्ड्स, ठीक है। तो समटाइम्स बिफोर द डेथ ऑफ औरंगजेब, नो, समटाइम्स आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। बहादुर शाह वन जो थे, औरंगजेब के जो बेटे थे, उन्होंने साहू को रिलीज़ किया था। साहू को रिलीज़ किया था 1707 ने। साहू को रिलीज़ करने के बाद साहू ने बोला था कि चौथ जो है एक टाइप का टैक्स है जो हम कलेक्ट करेंगे। अब साहू को रिलीज़ क्यों किया था बहादुर शाह वन ने? बिकॉज ऑफ जुल्फ़िकर खान की जो थी ओपिनियन थी कि आप जो है साहू को रिलीज़ करिए, क्योंकि साहू जो है उस टाइम तक ज़्यादा एज अ एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा था किंग के टाइम पे, और जिसके कारण क्या हुआ था कि मराठा पीरियड्स जो था, मराठा एम्पायर जो था वो डिवाइड हो गया था और इंपीरियल एरियाज जो थे उनको प्लंडर नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो ऑप्शन आर इज़ करेक्ट बट ए इज़ नॉट करेक्ट बिकॉज ऑफ ओनली वन रीज़न, बिफोर, ठीक है। बिफोर के कारण ये नहीं सही है, तो इसका जो आंसर है विच इज़ डी। तो ए फॉल्स है, आर जो है हमारा ट्रू है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में बस इतना ही है कि बिफोर और आफ्टर के उसमें डिफरेंस है। अब विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द कमेंटेटर ऑफ मनुस्मृति? मनुस्मृति की अगर बात करें तो मनुस्मृति आपको पता है इट इज़ द मोस्ट एंशियंट स्मृतिज इन द वर्ल्ड एंड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। और ये कंपोज कब हुई थी मनुस्मृति? सुंगा पीरियड के टाइम पे। अब सुंगा पीरियड कब आए थे आपको पता है? सुंगास, कानवाज, ये जब इंडो ग्रीक्स आए थे ना हमारे, जब पोस्ट मॉडर्न टाइम पे इंडो ग्रीक्स आए थे, कुशान्स आए थे, शाकास आए थे, शुंगास आए थे, तो ये शुंगास पीरियड के टाइम पे जो है ये कंपोज की गई थी। अप्रॉक्सीमेटली 2nd सेंचुरी BCE की बात करें तो मनुस्मृति कब कंपोज की गई थी? शुंगा पीरियड के टाइम पे। और मनुस्मृति क्या है? इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड एंशिएंट स्मृतिज। अब इसमें 3 टाइप की कमेंट्रीज आती हैं। अब इसमें पूछा है कमेंटेटर ऑफ मनुस्मृति, तो 3 टाइप की कमेंट्रीज आती हैं। 3 टाइप की कौन कौन सी कमेंट्री आती है? पहली है मानव मुक्तवली बाई कुल्लू का। प्लीज़ आप मेरी प्रोनाउंसिएशन को ठीक कर लीजिएगा अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, बट आई होप मेरी प्रोनाउंसिएशन सही हो। तो मानव मुक्तवली बाई कुल्लू का। फिर मनुभाष्य आई थी बाई मेधातिथि एंड कमेंट्री बाई गोविंद राजा, ठीक है। तो आपको पता है इसमें अक्षया तो नहीं होगा, विश्वरूप तो नहीं होगा, भट्ट स्वामी तो नहीं होगा। अभी हमने बताया कि मनुभाष्य बाई मेधातिथि आई थी, तो दैट इज द कमेंटेटर ऑफ मनुस्मृति। तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कमेंटेटर ऑफ मनुस्मृति? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट विच इज मेधातिथि, ठीक है। अब मनुस्मृति क्या है? हमारे धर्मशास्त्र, मानव धर्मशास्त्र की जो चीज़ें हैं उसको बताती है और इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मनुस्मृति कब कंपोज की गई थी? शुंगा पीरियड के टाइम पे, ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 2nd सेंचुरी BCE। और इसमें 3 मनुस्मृति, 3 कमेंट्रीज आती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट्रीज है मनुभाष्य बाई मेधातिथि, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आते हैं करेक्टली मैच द फॉलोइंग। तो अब ये पोर्टुगीज़ लीडर्स जो थे हमारे आए थे, पोर्टुगीज़ गवर्नर आए थे हमारे इंडिया में, उनके बारे में और उन्होंने क्या क्या किया था उसके बारे में बोला है और ये मैच द फॉलोइंग है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे इसका आंसर की अगर बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं। तो पोर्टुगीज़ हमारे यहाँ कब आए थे आपको पता होगा। सबसे पहले पेड्रो एल्वरेज सेब्रल आए थे, मतलब सी ऑप्शन जो है पेड्रो एल्वरेज सेब्रल आए थे, वो सबसे पहले इंडिया में अराइव हुए थे 1500 AD के टाइम पे। तो सी का ऑप्शन क्या होगा? 2 मैच करेंगे, ठीक है। सी का क्या मैच करेंगे? 2 मैच करेंगे, सी का ऑप्शन 2 होगा। तो पेड्रो एल्वर सेब्रल आए थे, वो अराइवल कब हुआ था इंडिया में? सितंबर AD 1500 के टाइम पे। फिर अगर हम बात करें तो हमारा 1510 में एल्बरक्यू जो थे उन्होंने गोवा को कैप्चर किया था। तो 15, तो ए ऑप्शन का क्या हो गया? 1510 हो जाएगा, ठीक है, 1510। तो ए ऑप्शन क्या होगा? एक्वायरिंग गोवा इन 1510। सबसे पहले कौन आए थे हमारे? पेड्रो एल्वर सेब्रल आए थे, कैब्रल आए थे, उन्होंने 1500 में, सितंबर 1500 में वो अराइव हुए इंडिया में। फिर एल्बरक्यू की आए जिन्होंने एक्वायर किया गोवा को 1500 AD में। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो नूनो डा कूना आए थे, जिन्होंने पोर्टुगीज़ की कैपिटल हेडक्वार्टर जो है वो कोचिन से गोवा शिफ्ट किया था, कोचिन से गोवा शिफ्ट किया था। फिर एल्मीडा आए थे जिनकी ब्लू वाटर पॉलिसी थी, जिनकी क्या थी? ब्लू वाटर पॉलिसी थी। ओके, सो
अगर हम बात करें तो इसका जो ऑप्शन होगा, तो हमने अभी देखा कि पेड्रो दे सेवलर 1500 में अराइव हुए थे, तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सी है, सी का अगर हम 2 मैच करेंगे तो डी का 3 में 3 है, ठीक है, तो सी का 2 हो गया, डी का 3 हो गया, तो 2 ऑप्शन हमारे पास बचे, ठीक है, पहला और जो लास्ट है उसको हमने डिलीट कर दिया। फिर हमने बोला कि एल्फेंसो जो आए थे, अरबी क्यू जो आए थे, उन्होंने एक्वायर किया था गोवा 1510 में, तो ए का ऑप्शन 4 होगा, ठीक है, ए का ऑप्शन क्या होगा 4, एंड 4 ऑप्शन सिर्फ एक ही में मेंशन है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज हो गया। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो द बुक कलीला व डिमना इज एन अरेबिक ट्रांसलेशन ऑफ व्हाट, किसका अरेबिक ट्रांसलेशन है, तो दिस इज अरेबिक ट्रांसलेशन ऑफ पंचतंत्र, पंचतंत्र का अरेबिक ट्रांसलेशन है, विच इज बी ऑप्शन, ठीक है, पंचतंत्र का अरेबिक ट्रांसलेशन है। पंचतंत्र की अगर बात करें, ओरिजिनली ये संस्कृत में लिखी गई थी बाय विष्णु शर्मा, बट पर्शियन और अरेबिक में इसको ट्रांसलेट किया गया था और इसको अनवर ए सुहाली भी बोला जाता है। तो कलीला व डिमना जो है ये अरेबिक ट्रांसलेशन किसका है, पंचतंत्र का, ठीक है, पंचतंत्र का अरेबिक ट्रांसलेशन है। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट, बैटल ऑफ बक्सर, यू नो विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट क्या दिया गया है, बैटल ऑफ बक्सर प्रोवाइड्स Treaty of Allahabad concluded in 1765 enabled the British to establish their rule in Bengal। तो आपको पता है बंगाल वॉज द मेन सेंटर जहाँ पे सारी लड़ाइयाँ हो रही थी। तो बैटल ऑफ प्लासी भी हुआ था 1757 में। आई होप यू नो दैट। बैकग्राउंड हम डिस्कस थोड़ा बहुत ही करेंगे, ज़्यादा नहीं। तो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में। तब तक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चल चुका था कि हम बंगाल को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर बैटल ऑफ बक्सर हुआ 22 अक्टूबर 1764 में। याद रखिएगा बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ, 22 अक्टूबर 1764। अब इसमें क्या हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर किसके किसके बीच में हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी और कंबाइंड फोर्सेस थी, नवाब के अवध के बीच में, मुगल ऑफ एम्पर और मीर कासिम। मीर कासिम कौन थे, बंगाल के गवर्नर। अपनी दूसरे साइड तीनों जब लड़े, जब ये बक्सर हुआ, कंपनी ने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में साइन किया। तो बैटल ऑफ बक्सर प्रोवाइडेड द की टू द इंग्लिश टू एस्टैब्लिश देयर रूल इन इंडिया। यस, बिकॉज बैटल ऑफ बक्सर प्रोवाइडेड द दीवानी राइट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ईस्ट इंडिया कंपनी। इंपॉर्टेंट India company and Bengal was the main center of that time। ठीक है, सो दिस इज तो ऑप्शन 5th का अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फ्रॉम वेयर द आइडल ऑफ मैत्री देवी मेड फ्रॉम बोन इन पैलियोलिथिक एज इज फाउंड। पैलियोलिथिक एज के टाइम पे जो मैत्री देवी का वो बना था आइडल, वो कहाँ पे मिला, तो आपको पता होना चाहिए बेलन वैली उत्तर प्रदेश में जो है मैत्री देवी का ये मिला है। ठीक है, बेलन वैली उत्तर प्रदेश में जो है मैत्री देवी का ये मिला है। अब मैत्री देवी की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट है जो हमारा प्रयागराज में, वहीं पर बेलन वैली है। ठीक है, और ये मॉडर्न पीरियड का स्टैचू है जो हमको मैत्री देवी का मिला, पैलियोलिथिक टाइम का एज का फाइनेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हिंदी में दिया हुआ है, बट इंग्लिश में अगर बात करें तो हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग किया गया था। तो अरब जो इसमें बोला गया है, द क्वेश्चन इज कि हाँ सबसे पहली बार हिंद शब्द का प्रयोग, जो हिंद एक वर्ड है उसका यूज सबसे पहले किसने किया था, तो अरबों ने किया था। याद रखिएगा, अरब्स ने किया था। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सॉरी।
अरब्स ने किया था, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो अरब ने अडॉप्ट किया था ये टर्म किसके लिए, जो इनहैबिटेंट्स थे हमारे इंडिया के रीजन के, उनके लिए हिंदूज टर्म यूज़ किया था, ठीक है। और अगर हम बात करें हिंदू जो है फर्स्ट टाइम पीपल ऑफ इंडिया के लिए खुद ही पीपल ऑफ इंडिया ने यूज़ किया था, देमसेल्फ फॉर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। एंड पर्शियन ने फिर वर्ड हिंदू का यूज़ किया जो इंदस वैली के दूसरे साइड रहते थे, इंदस वैली मतलब पाकिस्तान साइड रहते थे, बियॉन्ड इंदस वैली रिवर के रहते थे, तो उनको हिंदू वर्ड पर्शियन ने यूज़ किया। बट अगर हम बात करें तो हिंद भारत की जनता सबसे पहली बार किसने यूज़ किया था हिंदू शब्द का, तो अरब ने किया था। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें तो दीज आर द हरप्पन साइट एंड लोकेशन वी हैव टू मैच। आई होप यू नो दैट नागेश्वर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है जो हमारे सौराष्ट्र रीजन में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए का जो है वो सौराष्ट्र होगा। कालीबंगन आपको पता है बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या होता है, बहुत अच्छी जो हमारी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है वो कालीबंगन में बहुत अच्छी मिलती है, दैट इज़ इन राजस्थान, ठीक है। तो कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान में है। ओके, आलमगीरपुर की अगर बात करें तो दिस इज़ उत्तर प्रदेश एंड राखीगिरी वॉज इन हरियाणा। ओके, सो नागेश्वर कहाँ है, नागेश्वर आपको पता है 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, दैट इज़ इन सौराष्ट्र। आलमगीरपुर की बात करें तो वो हमारा उत्तर प्रदेश में है। कालीबंगन बहुत इंपॉर्टेंट साइट है जो हमारी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जानी जाती है, दैट इज इन राजस्थान। एंड राखीगिरी विच इज इन हरियाणा। ओके, सो इन दिस द करेक्ट आंसर अगर हम बात करें तो ए का हमारा 3 है, तो ए के हमारे 2 ऑप्शन ए और डी बचा। फिर बी की अगर बात करें तो यूपी है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट इन दिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें नॉट ट्रू पढ़े। नॉट ट्रू इन रिलेशन टू बैटल ऑफ अंबर, ठीक है। बैटल ऑफ अंबर के रिलेशन में क्या नहीं सही है। बैटल ऑफ अंबर की अगर बात करें तो फ्रेंच आपको पता है उस टाइम ड्यूप्ले वॉज द गवर्नर। ड्यूप्ले एंड जो ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ाई चल रही थी कि इंडिया पे कौन कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो बैटल ऑफ अंबर की अगर बात करें तो दैट वॉज, ऑप्शंस क्या क्या है, पहला है दिस वॉज फॉट इन 1752। ओके, इन दिस बैटल आर्मीज ऑफ मुजफ्फरजंग, चंदा साहेब एंड फ्रेंच फॉट टुगेदर अगेंस्ट अनवरुद्दीन, एंड इन दिस बैटल आर्मी ऑफ अनवरुद्दीन हैड टू फेस डिफीट। अब सबसे पहली बात अगर बैटल ऑफ अंबर की बात करें तो बैटल ऑफ अंबर में पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है क्योंकि वो 1752 में नहीं 1749 में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा बैटल ऑफ अंबर कब हुआ था, 1749 में हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था, कर्नाटक को लेकर हुआ था। कर्नाटक जो है एक स्टेट था, उसके लिए जो है ये वॉर हुई थी। और ये किसके किसके बीच में हुई थी, एक तरफ अनवरुद्दीन थे, दूसरी साइड जो थे मुजफ्फरजंग, चंदा साहिब और फ्रेंच जो है वो तीनों मिल के अनवरुद्दीन के साथ लड़ाई कर रहे थे, जिसके कारण अनवरुद्दीन हार गए। और उसके बाद फ्रेंच ने क्या किया, मुजफ्फरजंग को एज अ नवाब बना दिया, नवाब बना दिया, फ्रेंच के सपोर्ट के थ्रू वो नवाब बने। फिर 1750 में क्या हुआ, वो उनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण फिर ड्यूप्ले ने एक न्यू रूलर अपॉइंट किया वहाँ का, सलाबत जंग। ओके, सो इन दिस अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 इज टोटली रॉन्ग बिकॉज इट इज इन 1749। याद रखिएगा बैटल ऑफ अंबर इज इन 1749। ओके, एंड सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑब्वियसली क्योंकि आर्मीज जो थी मुजफ्फरजंग, चंदा साहिब एंड फ्रेंच गवर्नर जो थे वो तीनों अगेंस्ट अनवरुद्दीन के लिए फॉट कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। और इस बैटल में आर्मी जो थी अनवरुद्दीन की वो डिफीट हो गई। तो ऑप्शन नंबर ऑब्वियसली 1 इज रॉन्ग, तो विच इज नॉट करेक्ट पूछा है, देन ऑप्शन नंबर डी इज नॉट करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड करेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन। Okay, so first option is there are 1028 versions in Rigved and second is Rigved is also known as Ashtak. तो obviously आपको पता है the most ancient religious literature is Rigved। आपको पता है हरप्पन सिविलाइजेशन आया था, ठीक है। उसके बाद ऋग्वेद आए थे, ऋग्वेद फिर यजुर्वेद, सामवेद,
वेद्स आए थे, ठीक है, बाकी सब लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे आए थे, बट ऋग्वेद इज द फर्स्ट एंशिएंट रिलीजियस लिटरेचर। और उसमें अगर हम बात करें तो 1028 वर्जन्स दिए गए हैं। अब ऋग्वेद का सिंपल मतलब है कि जो भी हमारे रिचुअल्स हैं, जो भी हमारे प्रेयर्स हैं, उनको हाइम्स जो हैं वो सब हमारी ऋग्वेद में आती है। तो 1028 वर्जन्स हैं ऋग्वेद में, तो फर्स्ट ऑप्शन इज टोटली करेक्ट। एंड ऋग्वेद इज ऑल्सो नोन एज अष्टक, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बोथ तीनों ही करेक्ट हैं, तो ऋग्वेद को अष्टक भी बोला जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें तो दीज आर द सम कमीशंस, और उनके जो हेड्स थे उनके बारे में बोला गया है, चेयरमैन जो थे। अब ये कमीशंस की अगर बात करें तो आपको नंबर लाइन से समझ में आ रहा होगा, 1900, 1901, 1901, 1902। तो दीज आर द कमीशंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग द कर्जन पीरियड, जब कर्जन आए थे, लॉर्ड कर्जन एज अ गवर्नर आए थे 1899 से 1905 तक। अब गवर्नर और वाइसरॉय आप खुद देख लीजिएगा, क्योंकि वाइसरॉय गवर्नर का ही डेजिग्नेशन चेंज करके वाइसरॉय की बोला गया था। तो लॉर्ड कर्जन जब वाइसरॉय आए थे 1899 से 1905 तक थे, उन्होंने कुछ बहुत सारे रिफॉर्म दिए, बट उन्होंने बहुत गलत कदम भी बताया था, जिसके कारण इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो भड़क गई थी, और उन्होंने बहुत तेज़ी से नेशनल मूवमेंट स्टार्ट कर दिया गया था। आई होप आपको पता हो, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बट अगर हम बात करें तो पार्टीशन ऑफ बंगाल की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पे उन्होंने जो है उसके कारण बहुत ही गलत समझा गया था, और गलत गर्जन गलत थे, बिकॉज पार्टीशन ऑफ बंगाल उन्होंने पूरी तरह रिलीजियस ग्राउंड पे जो बंगाल का पार्टीशन अलाउ किया था। तो अब इनके टाइम पे ही बहुत सारे कमीशंस बने थे। तो सबसे पहली कमीशन जो बनी थी दैट वाज फेमाइन कमीशन, ठीक है, फेमाइन कमीशन वाज द फर्स्ट कमीशन जो इनके टाइम पे बनी थी। एंड फेमाइन कमीशन की अगर बात करें तो 1900 में बनी थी। तो इसका जो है आंसर बी का जो है वो एंथोनी मैकडॉनल्ड आए थे। फिर हमारी आई थी रेलवे कमीशन। रेलवे कमीशन की अगर बात करें तो रेलवे कमीशन के थॉमस रॉबर्टसन थे, याद रखिएगा, 1901 में रेलवे कमीशन बनी थी। फिर इरिगेशन कमीशन के कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ थे, एंड पुलिस रिफॉर्म कमीशन के एंड्रयू फ्रेजर थे। तो आप ऐसे याद रखिएगा। अगर हम फेमाइन कमीशन की बात करें तो फेमाइन मतलब पूरी तरह बहुत भूखा प्यासा इंसान हो जाता है, सब हो जाता है। तो जनरली जब हम कहीं वॉक करने जाते हैं, हम बहुत भूखे प्यासे होते हैं, तो मैकडी हर जगह होता है स्टोर, तो मैकडी में जाके खाते हैं। तो मैकडॉनल्ड की अगर बात करें तो दैट इज अंडर द फेमाइन कमीशन के टाइम पे बनी थी। फिर इरिगेशन कमीशन की बात करें तो कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ हैं। फिर पुलिस कमीशन की बात करें एंड्रयू फ्रेजर, एंड रेलवे कमीशन की बात करें तो थॉमस रॉबर्टसन। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? सो वी नो ए का 3 और 4 के अलावा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। तो रेलवे कमीशन हमारी 4 थॉमस रॉबर्टसन के टाइम पे, तो सी और डी बचा, ठीक है। अब हमने बताया फेमाइन कमीशन एंथोनी मैकडॉनल्ड आए थे, तो बी का हमारा क्या होगा? फर्स्ट होगा। तो बी का फर्स्ट ऑप्शन ओनली सी में है, तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज सी। ओके, आई होप इट इज क्लियर. Okay, now let's come to the 12th question. Arrange the following names in chronological order and choose the correct answer from the following quotes. अब आपको पता है कि ये बहुत सारे जो रूलर्स हैं हमारे इन्वेजन हुआ था आफ्टर द विजयनगर एम्पायर एंडेड, मिडिवल पीरियड एंडेड, ठीक है, मिडिवल पीरियड स्टार्ट हुआ था, मतलब एंशिएंट पीरियड एंड हुआ था। तो मिडिवल पीरियड के टाइम पे इन्होंने बहुत ज़्यादा अटैक्स किए थे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो महमूद गजनवी आए थे, ठीक है, पहला और लास्ट याद रखिए, बाकी दोनों आपको बन जाएगा। तो पहले महमूद गजनवी आए थे, तो टू ऑप्शन होना चाहिए, तो 2 ऑप्शन सिर्फ एक ही में दिया गया है, तो आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। तो महमूद गजनवी आए थे सबसे पहले, फिर मोहम्मद गौरी आए थे, फिर उसके बाद चंगेज़ खान आए थे, फिर तैमूर आए थे। तो मोहम्मद गजनवी की अगर बात करें तो वो 1000 AD के टाइम पे आए थे, ठीक है, उन्होंने इन्वेजन किया था। मोहम्मद गौरी 1175 के टाइम पे आए थे, उन्होंने वो किया था। फिर चंगेज़ खान की बात करें तो 1221 AD के टाइम पे आए थे, एंड तैमूर की बात करें तो 1398 के टाइम पे आए थे, 1398 के टाइम पे तैमूर आए थे। तो सबसे पहले गजनवी, गौरी, चंगेज़ खान एंड देन तैमूर। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं
सबसे पहला ऑप्शन जो है इट कन्फर्ड प्रॉपर्टी राइट्स टू पीपल्स, ओके। सेकंड ऑप्शन इज द जमींदार वर रिकॉग्नाइज्ड एज प्रॉपर्टी ऑफ लैंड। थर्ड ऑप्शन इज द गवर्नमेंट परमानेंटली फिक्स द लैंड रेवेन्यू डिमांड, एंड फोर्थ इज द जमींदार एक्टेड एज अ मिडिल मैन बिटवीन द गवर्नमेंट। अब अगर हम बात करें सबसे पहले तो परमानेंट सेटलमेंट कब आया था वो इम्पॉर्टेंट है। परमानेंट सेटलमेंट आया था 17, ठीक है। किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था, और इसको जमींदारी सेटलमेंट भी बोला जाता था। अब जमींदारी सेटलमेंट बोला जाता तो इसलिए पीजेंट्स को हटा दो, इन कन्फर्ड प्रॉपर्टी, तो फर्स्ट ऑप्शन तो पूरी तरह गलत है। सेकंड, जमींदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज प्रॉपर्टी ऑफ लैंड, यस जमींदार्स को रिकॉग्नाइज किया था। गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया था कि इतना आपको लैंड रेवेन्यू हमको देना है एट द नाइट, ठीक है। तो सनसेट लॉ भी इसे बोला जाता था, क्योंकि आपको रात में आके इतना पैसा हमको देना है। तो गवर्नमेंट परमानेंटली फिक्स द लैंड रेवेन्यू डिमांड, यस। फोर्थ इज जमींदार एक्टेड एज अ मिडिल मैन बिटवीन द पीजेंट्स एंड द गवर्नमेंट, यस। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है, तो सी और डी तो पूरी तरह गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर 2 तो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि जमींदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज प्रॉपर्टी ऑफ लैंड। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा आंसर बना। तो 2, 3, 4 इज द आंसर ऑफ दिस परमानेंट सेटलमेंट। अब परमानेंट सेटलमेंट 1793 में आया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ओके। नाउ लेट्स कम टू द 14th की अगर बात करें तो 14 जो है जैन तीर्थंकारस जो है उनके बारे में भी दिया गया है। तो जैन्स, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? द जैन that Mahavira had 23 predecessors, okay. Parshvanath was 23rd Tirthankara, and third is Rishabh was immediate successor of Mahavira. अब आपको पता है 23 तीर्थंकारस हैं, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि जैन फर्स्ट ऑप्शन में बोला ही गया है कि जैन्स बिलीव दैट महावीरा हैड 23 प्रीडेसेसर्स। तो मतलब फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन को अगर देखेंगे तो आप सही, आप इनमें से एक ऑप्शन तो गलत होगा ऑब्वियसली, क्योंकि पहले ऑप्शन में बोला है कि महावीर के 23 प्रीडेसेसर्स थे, फिर बोला है ऋषभ वॉज इमीडिएट सक्सेसर ऑफ महावीरा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो या तो 1 गलत होगा या तो 3 गलत होगा। सेकंड तो बिल्कुल सही है, बिकॉज पार्श्वनाथ वॉज द 23rd तीर्थंकारस, बिल्कुल सही है। अब जो महावीरा की अगर बात करें तो महावीरा को मिला के 24 तीर्थंकारस थे, एंड महावीरा वॉज द कंसिडर्ड एज रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म, एंड महावीरा जो थे वो लास्ट तीर्थंकारस थे। तो थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो गया। तो थर्ड अगर डिलीट किए तो बी और डी तो डिलीट हो गया, सेकंड हमारा सही ही है। एंड हम अभी मैंने बताया कि 24 तीर्थंकारस थे और महावीरा वॉज द लास्ट वन, एंड जैन्स बिलीव दैट महावीरा हैड 23 प्रीडेसेसर्स। तो 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर, ओके। आई होप जैनिज्म आपने पढ़ा हो, ठीक है। 24 तीर्थंकारस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो बहुत सारे रिवॉल्ट हुए थे, आपको पता है ट्राइबल रिवॉल्ट हुए थे, वो अपनी जगह के लिए रिवॉल्ट कर रहे थे और ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया विच क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। संथल रिबेलियन, इंडिगो रिवॉल्ट, सन्यासी एंड फकीर रिबेलियन, बिरसा मुंडा रिबेलियन। सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो सबसे पहला रिवॉल्ट आपको पता होना चाहिए, सन्यासी रिवॉल्ट हुआ था विच इज़ इन 1763 से 1800 तक, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? बंगाल में हुआ था। सन्यासी एंड फकीर रिवॉल्ट, ऑब्वियसली बंगाल में सबसे ज़्यादा उस टाइम सारी चीज़ें चल रही थी, तो बंगाल में सबसे पहली बार सन्यासी एंड फकीर रिवॉल्ट हुआ था। तो थर्ड ऑप्शन होगा। तो थर्ड ऑप्शन किस में है? ए और सी में है, ठीक है। सेकेंड की अगर बात करें तो सेकेंड वॉज द संथल रिबेलियन। आपको पता है यूपीएससी ने 3-4 बार क्वेश्चन पूछ लिया इस पे। संथल रिबेलियन 1855 से 56 के बीच में हुआ था। कहाँ पे? राजमहल हिल्स में हुआ था। कहाँ पे? राजमहल हिल्स में, ठीक है। राजमहल हिल्स में हुआ था संथल रिबेलियन 1855 से 1856 तक, ठीक है। सेकंड तो ऑब्वियसली इसमें ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद इंडिगो रिवॉल्ट हुआ था हमारा 1859 से 60 के बीच में, बंगाल में ही हुआ था, ठीक है। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। और फिर बिरसा मुंडा रिबेलियन हुआ था जो कि झारखंड में हुआ था बिरसा मुंडा के टाइम पे 1899 से 1900 तक, ओके। सो दिस इज तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 3214 okay. So this is the end of this session. I will start question number 16 tomorrow. Thank you so much. If you have any problem just comment me on the comment section and please channel को subscribe करिए and channel को देखिए. I hope आपको ये सब चीज़ें useful लगे.
और जो भी आपको मटेरियल चाहिए या जो भी चीज़ें चाहिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं मेंटोरिस्टिक एस्पिरेंट का, उसमें आपको सब मिल जाएगा जितना भी है। इंग्लिश में पूरा PDF भी मिल जाएगा एंड इंग्लिश में उनके एक्सप्लेनेशंस भी मिल जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी आप रिव्यू देना चाहें तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू।